है ये मुअत्तल हो जाएगी। तो ऐसा ये कहाँ से जब हो गया कि वो सज़ा मुअत्तल नहीं हुई? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा? हाँ, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ही होगा। उसकी वजह ये है कि कानून के मुताबिक ऐसी किसी सज़ा को मुअत्तल करना कानून के खिलाफ होता है अगर जो अपील है, सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपील जो है, उसके ऊपर चंद समातें हो चुकी हों या वो अपील जो है समात के लिए मुकर्रर हो चुकी हो। जैसा कि आज के फैसले में मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने उसकी वज़ाहत की है कि चूँकि बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब के सज़ाओं के खिलाफ अपीलें जो हैं, वो समात के लिए मुकर्रर हैं, इसलिए उनकी सज़ा मुअत्तल करना जो है, वो खिलाफ़े कानून होगा और उन्होंने अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया है, जिसमें ये बात कही गई है कि अगर सजाओं के खिलाफ अपीलें समात के लिए मुकर्रर हों, हतमी फैसले की समात के लिए मुकर्रर हों, तो फिर सजा मुअत्तल नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो अपीलें हैं उनका फैसला जो है वो करना चाहिए। इसलिए मैं ये बिल्कुल तवक्को कर रहा था कि चूंकि अपीलें जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर की जा चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में, इसलिए ये सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं जिनको आम जुबान में जमानत की दरख्वास्तें कहा जाता है, वो लाजमी तौर के ऊपर खारिज होंगी और वैसा ही फैसला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि मरकज़ी अपील भी मजोका साहब के पास लगी हुई है और उस मरकज़ी अपील पे समाअत 2 जुलाई को होगी और 10 जुलाई तक जी, उसका फैसला करना है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है। जी। आप मुझे ये बताइएगा क्योंकि पूरे केस के ऊपर आप की स्टडी है, क्या मरकज़ी अपील में भी रिलीफ़ ना मिलने के इम्कानात हैं या रिलीफ़ मिल सकता है? देखिए, मेरी ज़ाती राय के अंदर मेरा पहले नुक्ता नज़र थोड़ा-सा मुख्तलफ था इद्दत केस के हवाले से। मैं ये समझता था कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, और इसको दुरुस्त तरीके से प्रोसिक्यूट जो है वो नहीं किया गया। लेकिन जो मेन पॉइंट है बुशरा बीबी साहबा के वकला का और जो इमरान खान साहब के वकला का है कि इद्दत जो है वो 39 दिन की होती है और ये निकाह लाहौर में हुआ था तो इस्लामाबाद इसकी ट्रायल कोर्ट जो है इसका फैसला नहीं कर सकती थी। मेरी ज़ाती राय में ये बड़े कमज़ोर जो है वो आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आई है मरकजी वकूवे के हवाले से, मरकजी जुर्म के हवाले से, वो बड़ी ठोस है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को अपील में बरी किया जाएगा। लेकिन चूंकि आप हम सारे देख रहे हैं कि अदालतों के ऊपर एक तरह का तहरीक इंसाफ जो है वो सोशल मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट करती है, दबाव डालती है, उनको ब्लैकमेल करती है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज का फैसला सुनाने वाले जो मोहम्मद अफजल मजोका साहब हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ चला रही है। इस तरह का कोई दबाव जो है वो कार फरमा आ जाए तो वो एक अलग बात है। मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब अपील में भी और बुशरा बीबी साहबा जो है वो अपील में भी बरी होती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आज का जो फैसला है, उस फैसले के अंदर एक और चीज़ लिखी गई है कि चूँकि जैसा आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन थी कि मरकज़ी अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर करें और सज़ा मुअत्तली का भी फैसला करें। तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे हैं, उनकी नज़र में जब मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो तो फिर सज़ा मुअत्तल नहीं होती। तो क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर के वो डायरेक्शन लेना, वो रिलीफ़ लेने की कोशिश करना महँगा पड़ा है? वो फैसला बेंच का उनके गले पड़ा है? नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन उनके गले नहीं पड़ी, लेकिन मैंने जैसे पहले गुजारिश की थी कि तहरीक इंसाफ का जो तरीका वारदात है वो फ्रिवलेस किस्म की एप्लीकेशंस, फ्रिवलेस किस्म की डायरेक्शंस लेके और सोशल मीडिया के ऊपर जज साहबान के खिलाफ कैंपेन चलाकर उनको दबाव में लाकर उनकी फैमिलीज को जो है वो क्रिटिसाइज कर कर ये फैसला लेने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने यही हरबा जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की इस जमानत की दरख्वास्तों में रिलीफ लेने के लिए। लेकिन जो जज साहबान हैं उन्होंने बहरहाल सोशल मीडिया के दबाव के ऊपर या किसी भी किस्म की
एपलेट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक फैसला नहीं करना होता, बल्कि जो कानून है उसके मुताबिक फैसला करना होता है। और वही फैसला जो है वो अफजल मजोका साहब ने किया है कि कानून के मुताबिक, भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, लेकिन कानून के मुताबिक जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, यानी कि जमानत की दरख्वास्तें हैं, वो उनमें रिलीफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मरकजी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस केस से हम आगे निकलते हैं। इमरान खान साहब के दीगर भी कुछ केसेस हैं और आप काफ़ी जो है वो आप मालूमात भी रखते हैं। आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में इमरान खान साहब का, चूँकि अभी तो यही केस है, और कोई केस अभी तक सामने आया भी नहीं है। क्या वो सामने अगर इस केस में उनको कोई रिलीफ़ मिल जाता है, तो क्या वो बाहर आते हैं? नए केस बनते हैं, तो वो किस किस नोयत के हो सकते हैं? क्योंकि हुकूमत भी इस तरह की गुफ्तगू करती हुई नज़र आ रही है। मीनवाइल एक केस 190 मिलियन पाउंड का जो है वो अभी रुका हुआ है। शायद वो मलिक रियाज साहब की तरफ से जो वो चीज़ें उस तरीके से प्रोसीड नहीं हो पाई, तो वो रुक गया। मेरी ज़ाती राय में ये तासुर गलत है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कोई नई मुकदमात बनाकर जो है वो उनको जेल में रखा जाएगा। इमरान खान साहब के ऊपर पहले ही बहुत सारे मुकदमात हैं जिनमें अभी उनका रिलीफ लेना जो है वो अभी बाकी है। जैसे कि आप देखें कि जो 9 मई के मुकदमात हैं, जिनमें बहुत से मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं, बहुत से मुकदमात में अभी उनकी ज़मानतें मंजूर होना बाकी हैं, लेकिन बहुत से मुकदमात हैं जिनमें उनकी ज़मानतें हो चुकी हुई हैं। इसलिए ये एक तासुर देना तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इद्दत केस का फैसला आने के बाद वो इमरान खान साहब जो है वो रहा हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी बयानिया बनाने के लिए और अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ जितने भी मुकदमा दर्ज हैं, उनमें अभी जमानतें होते हुए उनको बहुत ज्यादा वक्त लग जाना है। मैं नहीं समझता कि वो मुस्तकबिल करीब में जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे। अभी बहुत सारी इंक्वायरीज उनके खिलाफ पेंडिंग है, वो मुकदमात अभी दर्ज होने हैं जो बड़े ठोस शवाहद के ऊपर है। आप सबसे बड़ा मुकदमा जो FIA इंक्वायरी कर रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, जो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो जो है वो ट्वीट की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा और पाकिस्तान की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा, वो इंक्वायरी जो है वो अभी तक पेंडिंग है। उसमें बयानात कलमबंद हो चुके हैं और उसमें भी मुकदमा दर्ज होना है, और उसमें सारा एडमिटेड बात है कि जो इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो वीडियो ट्वीट हुई है। इस तरह के और भी बहुत सारे संगीन मुकदमा, जैसे मैंने जिक्र किया 9 मई के हैं, नैब के भी बहुत सारे मुकदमा जो हैं वो जेर तफ्तीश हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर बाहर आएंगे। जो तरीके इंसाफ तासुर दे रही है कि वो कल बाहर आ जाएंगे, परसों बाहर आ जाएंगे, ये इनका पुराना तरीका वारदात है। ये चूरन बेचते हैं डॉलर्स के लिए, व्यूज लेने के लिए। इनके जो अनपढ़ और जाहल किस्म के, गवार किस्म के लीडर्स हैं, वकला हैं, वो हर 15 दिन गुजरने के बाद एक तारीख दे देते हैं कि फलां तारीख को इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे। वो उनकी पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। उसके बाद वो जो ट्वीट करने वाला होता है, जो वीडियो करने वाला होता है, वो उससे डॉलर जो है वो कमा चुका होता है। ये इनका तरीका वारदात है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कानून से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मखसूस नशिस्तों की के हवाले जो समाअत चल रही है फुल कोर्ट में, अब तक की जो समाअत है, जजेस के रिमार्क्स हैं, जजेस के सवालात हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, उनके जो दलाल हैं, उनको देख कर के आपको क्या लगता है मखसूस नशिस्तें पर फैसला जो है वो क्या हो सकता है? किसको मिलेंगी? मेरा जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से पहले दिन से, यानी कि फरवरी से, ये बड़ा वाज़िया तौर के ऊपर मौक़िफ़ है, जो कि कानून और आइन के मुताबिक है कि मखसूस नशिस्तें किसी भी तौर के ऊपर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, क्योंकि आइन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत और जो रूल्स हैं उनके तहत, और जो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका आइन तकाजा करता है उसके मुताबिक, ये नशिस्तें किसी भी तौर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट के अंदर एक भी नशिस्त नहीं जीती। इसलिए जो
अजाफी आज़ाद मेंबरान हैं वो उन जमातों के अंदर तकसीम होंगे जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर जीत कर आई हैं। इसके अलावा ना इसकी कोई तशरीह बनती है, ना हो सकती है। और अगर हमारे कुछ मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो इस तरह की तशरीह करने की तरफ जाते हैं तो ये फैसला बिल्कुल 63A की फैसले की तरह होगा, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खुद लिखा कि ये इख्तिलाफी नोट लिखा कि ये 63A का जो फैसला है ये आइन के अंदर री राइटिंग है, यानी कि आइन की तहरीफ है। और इसका अगर थोड़ा सा सख्त तशरीह की जाए तो ये आइन के आर्टिकल 6 को एक तरह से सबवर्ट करने के मुतरादिफ है। मैं नहीं इसलिए समझता कि आइन में वाज़ह तौर के ऊपर लिखी हुई बात है और कानून के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर जो बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर लिखी हुई बातें हैं उनसे हटकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई फैसला करेगी। ये नशिस्तें तमाम की तमाम नशिस्तें जो हैं उन जमातों में तकसीम होंगी जो पार्लियामेंट के अंदर जीत कर आई हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी दो सवाल है मेरा। सवाल अगला आपसे ये है, फैसल वाडा साहब ने बड़े तुम तराक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अपने मौके पर डट गए थे और लॉजिकली वो कुछ चीजें भी बताते थे कि यार ये हुआ। जैसे सत्र मंडला साहब ने जो रिमार्क थी उसको भी उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन फिर अचानक क्या हो गया कि उनको माफी मांगनी पड़ी। आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि फैसल बावड़ा साहब ने जो है वो अपनी गलती का जो है वो उसको उसको समझा है कि उनसे गलती हुई है। बहरहाल उन्होंने जो फिक्रे बोले थे वो कोई इतने मैं नहीं समझता कि तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आते थे। जिस तरह के फिक्रे रऊफ हसन साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में बोले, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रऊफ हसन साहब ने ओपनली जो है वो टाउट कहा। और मैं नहीं समझता कि फैसल बावड़ा साहब के जो फिक्रे हैं वो शुएब शाहीन साहब की तरह के फिक्रे थे। जैसे शुएब शाहीन साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा साहब को और उनके साथी जज साहबान को एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कहा, एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सेदार कहा। तो लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि फैसल बावड़ा साहब ने जो है वो दुरुस्त कहा कि उन्होंने अपनी गलती जो है वो तस्लीम कर ली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ी काबिल एहतराम है। हमें जजेस के फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, करना भी चाहिए अगर उनके फैसले जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। जैसे कि हम पनामा केस के फैसले को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं ज़ाती तौर के ऊपर 63A के फैसले को आइन के साथ गद्दारी समझता हूँ। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावड़ा साहब का और वो जो दूसरे एमक्यूएम के रहनुमा हैं उनका नोटिस लिया था, वैसे सुप्रीम कोर्ट को रऊफ हसन साहब का और शुएब शाहीन साहब के बयानात का भी जो है वो नोटिस लेना चाहिए था। ये तासुर नहीं देना चाहिए कि जो तहरीक इंसाफ है उसको लाइसेंस दे दिया गया है अदलिया के जज साहबान को क्रिटिसाइज करने का, अदलिया के जज साहबान को जो है वो टाउट कहने का, अदलिया के जज साहबान को एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सेदार कहने का, जज साहबान की तस्वीरें लगाकर उनके ऊपर जूतियां बरसाने का लाइसेंस जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है। तो मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो मुसावी जो है वो इंसाफ करती। बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग तौहीन अदालत कर रहे हैं, सख्त बयानात दे रहे हैं, अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, उनका भी जो है वो नोटिस लेती, उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी करती। सिर्फ फैसल बावड़ा साहब को जो है वो नोटिस जारी करना जो है मैं नहीं समझता कि वो करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर फैसल बावड़ा साहब ने माफी मांग ली है तो इस बात को जो है वो सराहना चाहिए कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं और उन्होंने अदलिया के एहतराम के पेश नज़र ही अपनी माफी जो है वो गैर मशरूत तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जस्टिस सॉरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब अपॉइंट हुए थे जस्टिस शहजाद मलिक साहब, हमें याद है आपने उनकी बड़ी तारीफ भी की थी और डेफिनेटली आप उनको जानते थे तो आपने तारीफ की थी और जेन्युइन थी। लेकिन अचानक उनको क्या हो गया, वो बिल्कुल आपने देखा हट गए वो लाइन से। और फिर एक तो मुझे इसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा और दूसरा इसी के साथ सवाल है कि अगले चीफ जस्टिस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के, अभी तो कायम मकाम है शहजाद अली खान, नए हो कौन, किसका नाम आ रहा है, क्या वही होंगे? देखिए, मिस्टर जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान साहब के हवाले से मेरा हमेशा से पहले दिन से आखिरी दिन तक बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि मलक शहजाद अहमद खान साहब इंतहाई इंटेग्रिटी वाले और इंतहाई ईमानदार जज हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनके तमाम फैसले जो हैं आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके फैसलों में ये तासुर कभी भी नहीं मिला कि उन्होंने किसी के दबाव के तहत, किसी सिफारिश के तहत जो है
वो फैसला किया। लेकिन मुझे उनके इन स्टेटमेंट्स के साथ शदीद इख्तलाफ है जो उन्होंने आईएसआई के बारे में, पाक फौज के बारे में बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जो है वो उन्होंने रिमार्क्स दिए। जैसे कि जज सरगोदा के एक जज साहब के बारे में उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस लिया और आगे बात लेकर चल गई। ये बात बड़ी मुज़क्का खेज है कि ये एक ट्रेंड है कि एक जज साहब जो है वो किसी भी वजह से उठकर जो है वो आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि उन्होंने मेरे घर का मीटर जो है वो डैमेज कर दिया, मुझे बिजली का बिल ज्यादा भिजवा दिया। इस तरह के मुज़क्का खेज जो है वो बयानात को बुनियाद बनाकर आप पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कंडेम करना शुरू कर दें और एक बड़े ओहदे के ऊपर बैठकर कंडेम करना शुरू कर दें। तो मुझे उनकी इस फैसले के, इन रिमार्क्स के ऊपर, इन स्पीचेस के ऊपर बड़ा शदीद इख्तलाफ था, जिसका मैं बरमला हमेशा इजहार भी करता हूँ। मेरी आदत है, अगर मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ तो भी बबांगे दोहल करता हूँ, अगर किसी के साथ इख्तलाफ राय करता हूँ तो वो भी बड़ी बबांगे दोहल करता हूँ। दूसरी जो बात आपने फरमाई कि अगला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कौन होगा, तो मेरी इत्तलात के मुताबिक, और ये बात मीडिया में चल भी रही है कि मिस जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो है उनको लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने के ऊपर ज्यादा इम्कान है कि उनको बनाया जाएगा। बावजूद इसके कि मैं इस फैसले से इख्तिलाफ करता हूँ, ये फैसला जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को, लाहौर हाई कोर्ट के जुडिशल सिस्टम को कमजोर करने के मुतरादिफ होगा। एक ऐसी रवायत डालेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान की अदलिया जो पहले ही तनकीद की जद में है वो बहुत ज्यादा बदनामी का शिकार होगी। जैसे कि फर्ज कर लें कि अगर मिस जस्टिस आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया जाता है और उनसे जो दो सीनियर जज साहबान हैं जो कि मौजूदा कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब हैं, वो रिजाइन नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीनियर जजेस जो हैं वो एक जूनियर जज के नीचे काम कर रहे होंगे और ये तमाशा लगेगा। और फिर ये तमाशा हमेशा हमेशा के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को खौफजदा कर देगा, परेशान कर देगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ फैसले करने में रुकावट पैदा करेगा। क्योंकि प्राइमा फशाए जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो ये सुनने को मिल रही हैं कि जस्टिस शुजात अली खान साहब को और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के बाद फैसलों की वजह से जुडिशल कमीशन के अराकीन जो है वो नाराज हैं। तो उनकी इस नाराजगी की वजह से अगर आप दो जज साहबान को उनके आईनी हक से महरूम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मुस्तकबिल में जो हाई कोर्ट के जज साहबान हैं वो फैसले करते हुए डरेंगे कि यार आज अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया और किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसके ऊपर कंडेम कर दिया, उसको क्रिटिसाइज कर दिया, उसको ओवरटर्न कर दिया, तो मेरा मुस्तकबिल के अंदर चीफ जस्टिस बनने का चांस जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं जजेस की सियासत का शिकार हो जाऊंगा। इसलिए वो हमेशा ही डर कर, सहम कर और कमजोरी के साथ फैसला करेगा। इसलिए मैं बसद एहतराम इस जुडिशल कमीशन के फैसले के साथ, इस राय के साथ बड़ा सख्त इख्तलाफ करता हूं, बतौर वकील, बतौर पाकिस्तानी और बतौर साबिक कोर्ट रिपोर्टर इस बात से इख्तलाफ करता हूं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह फैसला नहीं करना चाहिए कि आप एक जूनियर जज को जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो तैनात कर दें। क्योंकि देखिए हमने माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ टर्न जज साहबान की तैनाती के नुकसानात भुगते हैं। इस पाकिस्तानी कौम ने पनामा केस से लेकर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के फैसलों तक उन जज साहबान के फैसलों को का नुकसान जो है वो जमहूरियत की को डीरेल करने की शक्ल में, आइन की पामाली की शक्ल में भुगता है। इसलिए ये आउट ऑफ टर्न वाली जो रवायत है ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 175A का ये मैंडेट नहीं है कि आप